भजनलाल शर्मा ने ली राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजस्थान डबल इंजन की रफ्तार के साथ सर्वांगीण विकास के नए आयाम करेगा स्थापित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात। प्रदेश के कई विषयों पर की चर्चा। केंद्रीय योजनाओं के लिए बजट जारी करने का किया आग्रह। उत्तराखंड में दायित्वधारियों की दूसरी लिस्ट जारी। 11 लोगों को सरकार में दिया गया मंत्री पद का दर्जा। सभी वरिष्ठ नेताओं को समिति में बनाया गया उपाध्यक्ष। देहरादून में 5 दुकानों में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए बड़ी खबर आपको जयपुर से बता दें, जहां नवनियुक्त सीएम भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि जयपुर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राजस्थान चुनाव में स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से नवनियुक्त सीएम भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समारोह में शामिल रहे। जयपुर पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने स्वागत किया सीएम पुष्कर सिंह धामी का। आपको बता दें कि राजस्थान के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका रही थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जयपुर से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नवनियुक्त सीएम भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे स्टेट हेड डॉक्टर अंजय टोंडियाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय जी, जिस तरह से हमने देखा था कि राजस्थान चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में भूमिका निभाई थी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और अब रिजल्ट सामने आ चुके थे। बीजेपी की यहाँ पे जीत हुई है और इसी के साथ भजनलाल का शपथ ग्रहण समारोह आज हुआ है सीएम भजनलाल का, और पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। जी देखिए, पुष्कर सिंह धामी पूरी ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में स्टार प्रचारक रहे और उन्होंने इस बीच में राजस्थान में भी चुनाव प्रचार किया। अब राजस्थान में जिस ढंग से प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की, और आज नवनियुक्त जो सीएम हैं भजनलाल शर्मा, उनका शपथ ग्रहण हुआ, तो उसमें भी विशेष तौर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को निमंत्रित किया गया। और जिस ढंग से हमने तस्वीरें देखी कि पुष्कर सिंह धामी जब जयपुर पहुंचते हैं तो पहले एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत होता है। उसके बाद जब वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं, तो मंच पर पहुंचते हैं, तो हम साक्षात देख रहे हैं इन तस्वीरों में कि उनका किस ढंग से वरिष्ठ नेता जो बीजेपी के हैं, तमाम नेता हैं, जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर आए, उन्होंने किस ढंग से किस गर्मजोशी से धामी का स्वागत किया। तो ये एक धामी के लिए भी एक बड़ा अच्छा सुखद पल है कि वहां की प्रचंड जीत में वो शामिल हुए, इस बड़े समारोह में शामिल हुए और उनका इतना भव्य स्वागत हुआ है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जोशीमठ में 1 दिवसीय सेब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में भारत सरकार के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में डायरेक्टर वीरेंद्र जुयाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। संगोष्ठी में सैकड़ों की तादाद में क्षेत्र के काश्तकार शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक वीरेंद्र जुयाल ने सेब काश्तकारों से संवाद किया। वीरेंद्र जुयाल ने काश्तकारों से अपील करते हुए कहा कि पीएम मोदी उत्तराखंड राज्य को हरित राज्य बनाना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। संगोष्ठी में खेती किसानी के आधुनिकीकरण समेत नवाचारों के बारे में चर्चा की गई।
ये जो भौगोलिक परिस्थिति बहुत सुपर भौगोलिक स्थिति है, यहाँ सिर्फ हमारा किसान जो बेचारा भटक रखा है, उसको सही गाइडलाइन नहीं मिल रही, सही निर्देश नहीं मिल रहे, सही दिशा नहीं मिल रही। तो अगर हम अपने किसान को सही लाइन पे लाएंगे, हम सब आपस में मिलजुल के एक काम करेंगे, तो यहाँ का सेब के लिए सबसे बढ़िया क्लाइमेट है, बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट है। ऐसा क्लाइमेट तो आपके हिमाचल कुल्लू मनाली में है, जम्मू कश्मीर में है, बहुत ज़बरदस्त क्लाइमेट है यहाँ का। और हमने अपने किसानों को यहाँ सिर्फ रास्ता दिखाना है। प्रधानमंत्री जी ने जिस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के गांव को प्रथम गांव का वो दिया हो, तो हमको हमारा दायित्व बनता है कि हम प्रत्येक तरह के विकास में इस क्षेत्र को प्रथम क्षेत्र बनाएं। तो मेरा पहला संकल्प यही है कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हरा भरा उत्तराखंड, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जड़ी बूटियों का उत्तराखंड, अधिकारी और किसानों के आपस का संवाद बने, आपस में कार्यशालाओं का जो चलन है वो पुनः प्रारंभ हो और अधिक से अधिक किसानों को हम खुशहाल बना सकें। 19वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस खेल प्रतियोगिता का पुलिस उप महानिरीक्षक जन्मेज खंडूरी ने शुभारंभ किया। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते पुलिस उप महानिरीक्षक ने खिलाड़ियों को संबोधित भी किया। वहीं टीम ने ध्वजाओं के साथ मार्च पास्ट करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक को सलामी दी। एथलेटिक्स प्रतियोगिता जो यहाँ 40 वाहिनी में शुरू हुई है, इसमें विभिन्न जनपदों और वाहिनियों के खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है और सब में खेल भावना से खेल खेला जाएगा और इसमें जो भी जीतेगा उसकी टाइमिंग अच्छी हुई तो उसको उत्तराखंड पुलिस की टीम में शामिल किया जाएगा और जो नेशनल स्पोर्ट्स मीट होती है पुलिस की उसमें भेजा जाएगा। मास्टर्स इवेंट भी इस बार हमारे द्वारा शुरू किया गया है, जो कि अब लगातार हर एक खेल में सम्मिलित किया जाएगा। बेसिक एम जो इसके पीछे है वो जो हमारे जो एजिंग हो रही है उसके दुष्परिणाम रोकने के लिए, खेल के प्रति प्रेरित करने के लिए और फिटनेस के लिए जागरूक करने के लिए हमारे द्वारा एक पहल है, ताकि हमारा जो फोर्स है वो फिट भी रहे और हेल्दी भी रहे। जो सड़क शहर को गांव और गांव को शहर से जोड़ती है वो सिर्फ वाहनों के आने जाने के लिए नहीं होती, बल्कि उसी सड़क से गांव तक विकास भी पहुंचता है। लेकिन प्रदेश के जनपद उत्तरकाशी से महज 3 किलोमीटर दूर पोखरी गांव है, जहां 50 से 60 परिवारों को आजादी से अब तक सड़क का इंतजार है और इसीलिए यहां सरकारी वाहनों के साथ साथ विकास भी नहीं पहुंचा, जिसके लिए गाँव वालों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन कभी बजट तो कभी भ्रष्टाचार की वजह से इसकी सुध नहीं ली गई। ये रोड का जो मामला है ये इस तरीके से है कि यहाँ पे देखा जाए, आप देख सकते हैं पहाड़ पिछले साल तोड़ा गया था और यहाँ पे कटिंग का काम शुरू हुआ था, जिसमें कि 3 से 4 महीना लगा था और काम बरसात में किया गया था, जिसके चलते हुए यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ। और जहाँ तक इनके पास बजट रहा, जब तक इन्होंने काम करना है, उसके बाद ये काम बंद हो चुका है। और आज भी देखेंगे, अभी तो इस पूरे रास्ते में गड्ढे और पत्थर हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 2 किलोमीटर दूर होने के बाद भी आज भी यहाँ पर रोड नहीं पहुँच पाई है। कोई भी शासन प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। रोड काफ़ी टाइम से ऐसे चल रहा है, इसमें भी पारित हो रखा है, बजट भी आ चुका है, लेकिन जो आप देख रहे हैं कि आधा बनी आगे बाद उन्होंने छोड़ दिया है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बंदर बीच में उनको झपट रहे हैं, लेकिन हासिल पार कुछ नहीं हो रहा क्योंकि शासन ने इसमें चुप बैठ रखा है। अब हम करें क्या? अब आधा से ज़्यादा गाँव नीचे आ चुका है, इसी चक्कर में आ चुका है क्योंकि बच्चों की दिक्कत हो रही है आने जाने में, बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, वो आने में दिक्कत हो रही है आने जाने में। कई सालों से हमारे गांव में रोड की समस्या है और हम कई सालों से इस रोड की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव पे रोड नहीं पहुंच पाई है, जिसके कारण यहां से धीरे धीरे लोग भी पलायन कर रहे हैं। हमारे आने वाली नव पीढ़ी भी परेशान है, हमारे बुजुर्ग भी परेशान है। मात्र ये 2 किलोमीटर की दूरी पे जिला मुख्यालय से हमारा ग्राम है, लेकिन कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो कई सालों से रोड के ना होने के कारण नीचे नहीं उतर पाए हैं। सर, रोड का यहाँ पर जो है 2004 में जिला प्लान में ये स्वीकृत हुई थी, ऊपर NM बैंड से लेकर के पोखरी तक सड़क कटनी थी। दुर्भाग्यवश ये हुआ, प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि यहाँ से जो है सड़क काटी जाए, लेकिन बाद में गाँव वालों ने ये अपनी ओर से सड़क काटी और सर्वदान इसमें किया और फिर दबाव बना करके विभाग ने भी उसी तरीके से गलती की और ये सड़क 2004 से लेकर के आज तक अटकी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो नई रोड जो खुदी हुई है
उसमें हमें इतनी दिक्कतें आ रही है। हमारा जो पैदल चलने का रास्ता भी था वो भी खत्म कर दिया इन लोगों ने। 200 मीटर रोड भी नहीं बन पाई है और कई बार हम लोग विभाग के पास चले गए हैं, सब खाली आश्वासन दे देते हैं कि हो जाएगा, फिर दोबारा हफ्ते भर चल जाते हैं, 15 दिन बाद जाते हैं, फिर बोलते वही, उनका जवाब वही रहता है कि हम कर रहे हैं कार्रवाई, कर रहे हैं कार्रवाई। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर पोखरी गांव, जहाँ के लोग जो है आज़ादी के समय से जो है सड़क की मांग कर रहे हैं। कभी इनकी सड़क का मामला एनजीटी में फंस जाता है, कभी जो है स्थानीय ग्रामीणों की राजनीति में फंस जाता है। फिलहाल जिला प्रशासन ने यहाँ पे एक आरडब्ल्यूडी के द्वारा यहाँ पे रोड कटवाई थी और कुछ ही मीटर रोड कटने के बाद वो भी रोड जो है अभी बजट के अभाव में बंद हो गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी जो है इनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में यहाँ पे जो गांव में है वहाँ पे पढ़ने को मजबूर है और उनके जो बच्चे हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे भी किसी बड़े स्कूल में बाजार में पढ़े, लेकिन जो सड़क है उसके कारण से वो जो है नीचे नहीं आ पा रहे। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तरकाशी। बीते रोज लक्सर के लक्सरी गांव में देर रात दो पक्षों के बीच जमकर पथराव होने की खबर सामने आई थी। साथ ही फायरिंग और धारदार हथियार लहराने की भी बात कही जा रही थी, जिसकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोगों और क्षेत्रवासियों में दहशत फैल गई और नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर के एएसपी मनोज ठाकुर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और बदमाशों को पकड़ने की घेराबंदी शुरू की। फिलहाल कोई भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करने के लिए समाजवादी पार्टी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक रणनीति के तहत अभियान चलाएगी। समाजवादी छात्र सभा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ओसीएन सिंह यादव ने बताया कि उत्तराखंड के हर जिले में पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की भोली भाली जनता को हमेशा छला है। इसी को लेकर समाजवादी छात्र सभा पूरे प्रदेश में संघर्ष करते हुए जनहित के मुद्दों के साथ सड़कों पर उतरने जा रही है, जिसकी शुरुआत पंतनगर क्षेत्र से की जा रही है। हम एक अभियान चालू करने जा रहे हैं जिसमें छात्रों से लेके और पीडीए का एक अभियान चालू करने जा रहे हैं। पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इनको जोड़ने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं और हम भी इस लाइन पे काम करने जा रहे हैं। पीडीए पे कल से हम पूरे उत्तराखंड में हर जिले में ये कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा दो ही सरकारें रही हैं, दोनों सरकार ने मेरे हिसाब से कुछ भी सही काम नहीं किया है। हर एक मुद्दे पे मैं तो विफल मानता हूँ सरकार को। एक तरीके से आंदोलन रहेगा, जो भी लोगों के समस्या आएंगी या जो भी मुद्दे रहेंगे हम पब्लिक में जाएंगे, रोड पे जाएंगे और धरना प्रदर्शन से लेके हर एक चीज करने के लिए तैयार। उत्तरकाशी के टिहरी जनपद के सोंदी गांव को जनपद में शामिल किया जा चुका है। जनपद में शामिल होने पर सोंदी गांव के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आपको बता दें कि टिहरी जनपद का सोंदी गांव उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन भौगोलिक परिसीमन के आधार पर यह गांव टिहरी जनपद का आखिरी गांव था। इस गांव के लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इंटर कॉलेज समेत पोस्ट ऑफिस भी जनपद उत्तरकाशी पर निर्भर करता था। ग्रामीणों को मामूली कागजों के लिए भी जनपद मुख्यालय नहीं टिहरी जाना पड़ता था, जो गांव से 110 किलोमीटर दूर था। ग्रामीण लगातार 20 सालों से उत्तरकाशी जनपद में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। पिथौरागढ़ पुलिस और वन विभाग टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि टीम ने अवैध जड़ी बूटी को बरामद किया है। दरअसल ट्रैकिंग के दौरान टीम ने तवाघाट की ओर से आ रही एक कार को रोका, जिससे 14 किलो पंजवा जड़ी, हत्ता जड़ी और करीब 2 क्विंटल कुटकी बरामद की गई है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद जड़ी बूटी की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। के दौरान एक वाहन में एक व्यक्ति के सामान में हमें 15 किलोग्राम की जो है इलीगल एक हर्ब प्राप्त हुई है, जिसको हथकड़ी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसकी रिकवरी की गई है
इसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट की टीम है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी के साथ इस व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत करते हुए हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहाँ से लेकर आ रहा था और ये कहाँ किस मार्केट को सप्लाई करने जा रहा था। हरिद्वार में 5 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पुलिस 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। आरोपियों ने 2018 में रानीपुर निवासी हेमंत की हत्या की थी। इसके बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं तीनों फरार आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम भी घोषित था। जनपद हरिद्वार में लगभग 5 वर्ष पूर्व 2018 में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक महिला के साथ में रेप किया गया था और विरोध करने पर उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस केस में 3 मुख्य अभियुक्त थे, जिनमें से एक अभियुक्त घटना के कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 2 अभियुक्त थे वो पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहे थे। इनमें से जो इन दोनों पर 50-50 हजार रुपये का इनाम घोषित था। तो इनमें से जो एक अभियुक्त था इसको लगभग 15 दिन पूर्व STF की टीम के द्वारा बिजनौर से गिरफ्तार किया गया था, जो कि साधु का वेश बनाकर कहीं मंदिर में रह रहा था। उसी पर आगे काम करते हुए जो तीसरा अभियुक्त था उसको भी पकड़ने में STF की टीम के द्वारा सफलता हासिल की गई है और कल देर रात को हरिद्वार में रानीपुर क्षेत्र से ही उसको गिरफ्तार किया गया है। इस पर 50,000 रुपये का इनाम था और लगभग पिछले 5 वर्षों से फरार चल रहा था। विंटर डेस्टिनेशन औली में बर्फबारी के बाद सड़कों पर जबरदस्त पाला पड़ने से पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए मजदूरों की टीम औली रोड से बर्फ हटाने और पाला साफ करने में जुट चुकी है। 0 से कम तापमान में BRO के ये मजदूर औली रोड पर पाला हटाने का जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं ताकि पर्यटक वाहन जल्द औली पहुंच सके। मेरा नाम रविंद्र कंडारी है और मैं यहाँ पे औली में पर्यटन व्यवसायी हूँ और यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी खुशी की लहर है कि रोड को BRO प्रॉपरली साफ़ कर रही है, जिससे कि टूरिस्ट को आने जाने में यहाँ पे कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है, जिसलिए कि वो इजीली ऊपर औली चढ़ पा रहे हैं, उनकी गाड़ी इजीली आ पा रही है और वो लोग इजीली अपना ट्रैवल कर रहे हैं, जिससे कि औली में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत GGIC लोहाघाट में त्रैमासिक आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्रधानाचार्य मीरा पांडे ने की। उन्होंने आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को छात्राओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कराटे कोच दीपक अधिकारी और किरण राय के द्वारा दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 महीने तक चलने वाले आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम से छात्राएं आत्मरक्षा के गुण सीखेंगी तथा विपरीत परिस्थितियों में अपनी आत्मरक्षा करने में सक्षम बनेगी। ये 45 दिन का कराटे आत्मरक्षा प्रशिक्षण हमारे इंटरनेशनल कोच दीपक अधिकारी सर द्वारा किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य है कि किसी समाज में जो है व्यक्ति अपनी सुरक्षा कैसे करे और सबसे ज़्यादा ये आवश्यकता है कि जो समाज में विषम परिस्थिति है उसके आप कैसे लड़ेंगे, किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे, क्योंकि आपके साथ कोई भी व्यक्ति हमेशा साथ में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी दशा में आपको चाहिए कि इसको आप आराम से सीखें और अच्छी तरह सीखें। अकेले भी अगर आप कभी पड़ जाते हैं तो आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से गोरलचौड़ मैदान के समीप ऑडिटोरियम में 10 दिवसीय टूरिस्ट गाइड प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने स्थानीय प्रशिक्षित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि चंपावत पर्यटन के क्षेत्र में एक उभरती हुई जगह है। स्थानीय युवाओं ने इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसे भविष्य में प्रभावी रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। चंपावत उन स्थानों में से है जो पर्यटकों को आध्यात्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्थानीय ट्रैवलर्स और पैदल यात्रा जैसी कई विकल्प प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं को अब अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए और इस स्वर्ग समान भूमि में पर्यटकों का स्वागत करना चाहिए। आज जनपद चंपावत में पर्यटन के क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। मानस मंदिर माला, गेजू कॉरिडोर, जिम कॉर्बेट ट्रेल निर्माण सहित क्षेत्र में अनेक कार्य गतिमान हैं। चंपावत में ये प्रोग्राम पहली बार किया गया, डेस्टिनेशन गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके तहत यहाँ के जो स्थानीय प्रतिभागी थे उन्होंने
बहुत सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में सीखी, जैसे कि हम लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र की, चंपावत क्षेत्र की जो अमूर्त विरासत है, इंटैंजिबल हेरिटेज, यहाँ की कहानियाँ, उसके बारे में जाना, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, इतिहास, भूगोल के बारे में जाना, इतिहास के बारे में जाना। साथ ही साथ उन्होंने बर्ड वॉचिंग भी सीखी कि ऐप के माध्यम से आप कैसे इस क्षेत्र के जो बर्ड्स हैं वो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज हमने सीखी ट्रेल मैपिंग, जहाँ पे हम अगले आने वाले दिनों में टूरिस्ट को प्रॉपर मैप्स बना के कैसे ट्रेल्स को पब्लिसाइज कर सकते हैं। चंपावत में प्रथम अवसर है कि जब इस प्रकार का डेस्टिनेशन टूरिस्ट का जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है और लगभग 14 लोगों ने मुझे बताया गया इसमें प्रतिभाग किया गया है। सभी लोग आज सक्सेसफुली अपने कोर्स को पास भी किया गया है। आपको यूनिटी की तरफ से रिकग्निशन भी मिलेगी और जो इंटैक्ट संस्था है उनसे साथ आपको जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अत्यंत अच्छा हर्ष का विषय है और मुझे लगता है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग्स आने वाले समय में भी यहाँ बहुत उपयोगी होगी। चंपावत में कई ऐसी डेस्टिनेशंस हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो यूनिक हैं, जो कहीं भी किसी और देश में, प्रदेश में नहीं है। तो उम्मीद है कि सब अगर ये हमारे ट्रेन लोग यहाँ पे आएंगे तो उनके माध्यम से टूरिस्ट को भी बहुत एक ईजी फैसिलिटेशन हो सकेगा और लोगों को एक एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी। प्रदेश में गढ़वाली फिल्म जय मां धारी देवी कोटद्वार के सिनेमा हॉल में लगने वाली है। इसको लेकर फिल्म निर्माता और लेखक देबू रावत ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता की है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग श्रीनगर के धारी देवी में हुई है और इस फिल्म के माध्यम से हम उन लोगों की कहानी कहने वाले हैं जो उत्तराखंड के गांव में रहते थे और अपनी संस्कृति के अनुसार देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन पलायन के साथ साथ लोग देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं, जबकि हमें नहीं भूलना चाहिए। हम आज जिस भी मुकाम पर पहुंचे हैं वो अपने देवी देवताओं की बदौलत ही पहुंचे हैं। देवी के टेंपल में ही, मंदिर में ही हमने एक हफ्ता शूटिंग की, फिर उसी गांव में जहां धारी देवी स्थित है कल्यासौर में। मैसेज ये है इस फिल्म में कि जो हम उत्तराखंडी हैं, देवभूमि में रहते हैं और हमारे पहाड़ों में जब हम गांव में रहते थे तो देवी देवताओं का जो है आह्वान किया जाता था, पूजन होता था साल में 6 महीने में। तो हम वहाँ से प्लान कर गए हैं शहरों की तरफ, कोटद्वार में चले गए, देहरादून चले गए, ऋषिकेश चले गए और करीब करीब जो है अपने देवी देवताओं को भूल गए हैं। हमको भूलना नहीं चाहिए, बिसरना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं की कहीं ना कहीं इनसे हमारा जुड़ाव है। ये हमारे परिवार में, कुटुंब में इनका कहीं ना कहीं हाथ है और इनकी वजह से ही हम लोग आज जो है जिस भी मुकाम पे कोई जहाँ भी प्रोग्रेस कर रहा है तो जरूर उसमें मैं मेरा अपना सोचना है, क्योंकि मैं धारी देवी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि इनका जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है देवी देवताओं का और उनसे अलग नहीं रहना चाहिए, उनको भी याद करना चाहिए और अपनी जो आस्थाएं हैं हमारी उन पर हमेशा बना। खटीमा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उपजिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में नगरपालिका की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के 4 दिन पहले ही दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, इसके बावजूद दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। नगरपालिका टीम ने ठेली वालों को भी हिदायत दे दी है। ठेलियाँ लगी या दुकानदारों ने आवश्यक रूप से अपनी दुकानें लगा रखी हैं, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो 4 दिन से पहले हमने नोटिस दिया है कि अब इसको हटा लें, लेकिन उनके द्वारा हटाया नहीं है, लिहाजा आज हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और जितना भी सामान इनका जब्त कर रहे हैं और जुर्माने की कार्रवाई भी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम पॉलीथिन जो कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट की माननीय हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में बिल्कुल बैन है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमारा ये पूरा खटीमा क्षेत्र है, जो हमारा शहर है, वह अतिक्रमण मुक्त ना हो जाए और हमें यहाँ जाम की स्थिति पैदा न हो, दुर्घटनाएं भी ना हो। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।